जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 100 क्वेश्चंस का, जो पिछले क्लास की तरह आज भी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे 100 क्वेश्चनों का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं आज की क्वेश्चंस की। तो आज जो है केबीसी नैनो का न्यू प्रैक्टिस सेट है, केबीसी नैनो का। तो ज़रूर देखें पूरा वीडियो। इससे पहले वाला क्लास अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप टेलीग्राम में ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास शुरू करने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन की। तो कभी भी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, कभी भी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेले ही होता है। बिल्कुल सही है। शमशान, शिखर और सिंहासन पर जो है आदमी अकेले ही होता है, ना कि उसके साथ कोई और होता है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं आज की क्लास की शानदार बेला में, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, उससे पहले आज मिलते हैं करंट अफेयर की, जो कल करंट अफेयर बनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नागालैंड के हाकाली जखालू ने रचा इतिहास। राज्य के इतिहास में विधायक बनने वाली पहली महिला बनी, यानी कि 60 साल के इतिहास में जब से नागालैंड राज्य बने थे उस समय से लेकर आज तक जो है कभी भी कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी। ये पहली महिला विधायक है, जो ये आपको ध्यान रखने हैं। हकाली जखालू जो है राज्य की पहली महिला विधानसभा यानी कि विधायक बनी है। ये आपको ध्यान रखें नागालैंड की। 1963 में जब से नागालैंड का गठन हुआ था तब से आज तक लेकर एक भी विधायक नहीं बनी थी। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात करते हैं आज की सवाल की। अब बात करते हैं, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। यदि कोई मानवीय रोग जो विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो बात कर लेते हैं पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कि कोरोना आया था 1920 में, तो कोरोना काल में जो एक यानी कि एक ही रोग जो है कोरोना जो है कई देशों में, कई सारे देशों को चपेट में ले लिया था, उसी को पेंडेमिक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, यानी कि विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में, अधिकतर क्षेत्र में फैल गए थे, ये भी ध्यान रखना है, इसी को पेंडेमिक कहते हैं। बात करते हैं निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है। सबसे भारी धातु की हम बात करें तो क्या हो जाता है, पारा। पारा जो सबसे भारी धातु है। अब वही बात सबसे भारी पदार्थ की अगर हम बात करें तो पदार्थ क्या हो जाएगा, पदार्थ की हम बात करते हैं हीरा हो जाता है सबसे भारी पदार्थ। अगर आपको पूछे तत्व सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ये आपको कमेंट करके जरूर बताएं सबसे भारी तत्व कौन सा होता है। अब बात करते हैं सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकालने वाले गैस है। तो सोडा वाटर की जब आप बोतल खोलोगे तो उससे निकलने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्कंदन विषयों के प्रतिबिंब प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आप सभी को पता ही है। तो ये जो प्रतिस्कंदन के लिए विटामिन के जो है सहायक होते हैं। अब बात करते हैं रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम होता है। बात करते हैं विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, या ये तो विटामिन के का फिलोक्विनोन जो इसका नाम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें की अगर हम बात करें तो यह क्या है, तो कॉस्मिक किरणें की हम बात करें तो यह एक आवेशित कण है। क्या है, यह एक आवेशित कण है कॉस्मिक किरण, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी कि आप जब कभी भी कोई भी मनुष्य जो है जहर या कोई भी जो विषैला पदार्थ खा के, जो मतलब विषैला खाद्य पदार्थ खा के मरते हैं, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी हम बात करें तो उसका जो पता कहाँ पे चलता है, यकृत यानी कि लीवर में चलता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत, लीवर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की केरोसिन यानी कि मिट्टी तेल को निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित किया जाता है। मिट्टी तेल में
कौन सी धातुएं जो है संग्रहित किया जाता है, यानी कि उसमें रखा जाता है, जो पोटेशियम और सोडियम को जो है मिट्टी तेल में रखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डैश के प्रजनन संबंधी भाग फूल में स्थित होते हैं। तो किसके प्रजनन संबंधी भाग जो होते हैं फूल में स्थित होते हैं, तो एंजियोस्पर्म की भाग जो है फूल में स्थित होते हैं। अब बात करते हैं थर्मस फ्लक्स का रजतीत तल ऊष्मा के अंतरण को रोकता है। तो रजतीत तल जो है ऊष्मा के अंतरण को रोकता है विकिरण से, चालन से, संवहन से, यानी कि आंसर की बात करें तो इनमें से सभी के सभी आंसर हो जाएंगे, यानी कि इन सभी किरणों से जो है अंतरण को रोकता है। अब बात करते हैं साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसमें है। तो साधारण नमक जो हम हर दिन खाते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम और क्लोराइड होता है। क्या है, सोडियम और क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है। अब बात कर लेते हैं उपग्रह का उपयोग किया जाता है। उपग्रह का उपयोग जो होता है किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग हम बात कर लेते हैं टेलीविज़न के लिए किया जाता है, यानी कि जो भी उपग्रह जो है यहाँ से प्रक्षेपित करते हैं, यानी कि बाह्य कक्षा में, अंतरिक्ष के बाह्य कक्षा में जो उपग्रह प्रक्षेपित करते हैं, तो यानी कि 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो है ये उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। और यहाँ से सारे के सारे संचार सुविधा, यानी कि जितने भी होते हैं टेलीफोन संचार जो भी होते हैं सिग्नल्स, वो सारे के सारे जो है यहीं पे उपग्रह से ही प्राप्त होते हैं। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं एक त्रिआधारीय अम्ल का अनुभार 176 है, तो इसका समतुल्य भार होगा। तो इसका समतुल्य भार की बात करें तो 58.66 इसका समतुल्य भार होता है। वहीं बात करते हैं रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता पर का पता लगाया जाता है। तो योग करने की क्षमता का हम बात कर लेते हैं, पता जो लगाया जाता है, तो यह लगाया जाता है किसके द्वारा, संयोजकता के द्वारा यह पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो किस वर्ग यानी कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर की हम बात करते हैं जो विटामिन यानी कि विटामिन नहीं, वर्ग ओ वाले व्यक्ति को जो है यूनिवर्सल डोनर की रक्त सर्वदाता कहलाते हैं, यानी कि यह जो है इस वर्ग वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं ओ वर्ग वाले किसी को भी रक्त दे सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अब ए बी की अगर हम बात करते हैं ये सर्वग्राही कहते हैं, तो सर्वग्राही जो है ए बी को कहा जाता है, ए बी रक्त ग्रुप को, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं। तो पालक के पत्ते की हम बात करें तो इसमें जो है आयरन की जो है प्रबल स्रोत होते हैं, किसका, आयरन की। अब बात करते हैं विटामिन ई की, तो इसमें अंकुरित भोजन जैसे कि अंकुरित पदार्थ, जैसे हम बात करते हैं अंकुरित चना और अंकुरित गेहूँ, ये सारे के सारे जितने भी होते हैं इसमें विटामिन ई की प्रबल स्रोत होते हैं। अब बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए की आपको पता ही है गाजर में, और बात करते हैं पके हुए फलों में जो है और सारी कई फलों में जो है विटामिन ए का प्रचुर मात्रा में, ज़्यादातर बात करते हैं गाजर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो यह बात करते हैं विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं इसका जो है 1899 में जो है स्थापना किया गया था, यानी कि 1899 ईस्वी में जो मित्र मेला नामक जो संगठन बनाया गया था उसी का नाम बदलकर 1904 में हम बात करते हैं, तो 1904 में जो है उस कर दिया था क्या, अभिनव भारत जो है नाम कर दिया गया था 1904 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो सुरक्षा के लिए राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था, तो बात करते हैं चौथ के नाम से जाना जाता, किसके नाम से, चौथ के नाम से। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस केस की समस्त यानी किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी। तो हम बात करते हैं यह किस केस में टिप्पणियां की थी, तो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में यह टिप्पणियां की गई थी। अब बात करते हैं किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो पराजित किया था तो किस वर्ष, तो बात करते 1526 में, 1526 ईस्वी में बात करते पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। 1556 ईस्वी में बात करें तो
अकबर और हेमू के बीच पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। 1761 की हम बात करें तो पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। और पहली लड़ाई की बात करते हैं तो यह हुआ था किसने, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो यह किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो ये कनिष्क के समय में प्राप्त हुआ था। और कनिष्क के समय में ही गौतम बुद्ध को भगवान के नाम से भी मतलब भगवान के नाम से गौतम बुद्ध प्रचलित हुआ। कनिष्क की हम बात करते हैं कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संहिता जो है कनिष्क के शासन काल में हुआ था। इन्हीं के समय में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। तो हम बात करते हैं यह जो है लेखक कौन है, तो यह कर्जन है। तो कर्जन का शासनकाल की हम बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक जो है कर्जन का शासनकाल रहा था। और लॉर्ड कर्जन की बात करें तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना भी इसी के समय में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है। और कर्जन के समय में सर्वाधिक रेलवे क्षेत्र का भी यानी कि पटरियों का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था कर्जन के समय में ही हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे। शेख बहाउद्दीन जकरिया की हम बात करें तो यह किस संप्रदाय के थे, तो सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। अब बात करते हैं प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो यह किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो बात कर लेते हैं यह जो शासनकाल में बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है यात्रा किया था। अब फाहियान की बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही किया था। अब बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को तो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो यह किसने प्रतिपादित किया था, बलबन ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा। तो नाउ आर नेवर पैम्पलेट की हम बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया था, रहमत अली के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, रहमत अली के द्वारा। अब बात करें दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज विभाग की हम बात करें तो यह रक्षा विभाग से संबंधित था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। कर्नाट वंश के संस्थापक की हम बात करती है नानदेव था। अब बात करते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो यह हम बात करते हैं यह जो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था और 1892 ईस्वी में हम बात करते हैं लिबरल पार्टी से चुने गए थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं ने सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने जो है सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का अंकन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन की हम बात करें समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है किसने कहा था, तो B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। B.A. स्मिथ के द्वारा जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो B.A. स्मिथ ने कहा था। अब बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक की हम बात करें तो ये कुमारगुप्त थे। कौन, कुमारगुप्त जो थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अब बात करते हैं कुमारगुप्त के कार्यकाल की हम बात करें तो कब से कब तक 414 से लेकर 455 ईस्वी तक जो है इसका कुमारगुप्त का शासनकाल रहा था। अब बात करते हैं किसने दुखी और दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। तो पीर मोहम्मद मुनीस ने डाला था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर की कलहन की पुस्तक का नया नाम क्या। कलहन की पुस्तक का नाम क्या था, तो कलहन की पुस्तक की बात करें राजतरंगिणी था। और राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास का
के बारे में जिक्र किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त की हम बात करते हैं जो जमींदारों के साथ किया गया था। इसका आंसर राइट आंसर की बात करते हैं ए हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में महारानी विक्टोरिया ने लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 में की थी। अब बात कर लेते हैं भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो वार्षिक आय को अनुमानित किया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1868 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति के, यानी कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है 20 रुपये ये किया गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का हमको चयन करना है। तो बात कर लेते हैं इसका जो है आंसर की। तो आंसर की हम बात करते हैं इसका आंसर तो क्या होने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये शिमला यानी कि कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। पहली बार भारतीय मौसम मुख्यालय की स्थापना की बात करें तो कलकत्ता में 1875 में हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 1905 में शिमला में हुआ था। अब बात करते हैं पुणे में। तो पुणे की हम बात करते हैं कब हुआ था? 1928 में हुआ था। 1928 में पुणे में हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं नई दिल्ली में कब हुआ था। नई दिल्ली में 1944 में किया गया था। उस हिसाब से हम बात करते हैं कालानुक्रम की। तो पहले कलकत्ता हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? कलकत्ता के बाद शिमला हो जाएगा, शिमला के बाद पुणे हो जाएगा, पुणे के बाद हम बात करें कि कलकत्ता के बाद शिमला हो जाएगा, शिमला के बाद पुणे, पुणे के बाद नई दिल्ली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र की हम बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर की हम बात करते हैं इसका आंसर की तो सागरीय यानी कि महासागर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो धान का खेत होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं धुआं में। और एक बात और बात करना चाहते हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की हम बात करें तो 1935 में एजी टांसले के द्वारा सर्वप्रथम यह किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है, उत्तेज्य होता है। तो हम बात करते हैं यह जो होता है पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। इसका आंसर राइट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। तो अधिकतम ऊर्जा की हम बात करते हैं एक्स किरणों की अधिकतम ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं निम्नलिखित शैलकर्मों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है। तो 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है कौन? गोंडवाना क्रम जो है सबसे अधिक करता है कोयला प्रदान। राइट आंसर की बात करें तो डी इसका आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो सर्वाधिक मानव कंकाल की हम बात करें तो यह किससे मिले हैं? लेखरिया से मिले हैं। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित की हम बात करें तो कौन सा नहीं है। तो बात कर लेते हैं जो कागज उद्योग की बात करें तो ओंटारियो कनाडा में विश्व का सबसे सर्वाधिक कागज का उत्पादन कनाडा में किया जाता है। ये सही है। सूती वस्त्र की हम बात करें तो डेट्राइट कहा जाता है। डेट्राइट जो है मोटर गाड़ी उद्योग को डेट्राइट कहा जाता है। सूती वस्त्र की हम बात करें तो इसका जो हम बात करते हैं किसे कहा जाता है? ओसाका के कोबे को कहा जाता है। ओसाका, जापान के ओसाका के कोबे को जो है सूती वस्त्र की यानी कि उद्योग कहा जाता है वर्ल्ड में। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर जो है 20 सही हो जाएंगे। ये गलत
दिया गया है। यहाँ इस उद्योग और स्थान में जो है मैच जो है ये गलत है। अब बात करते हैं रासायनिक की, तो टेक्सास में ये सही है। मोटर कार की बात करें नगोया, ये भी सही है। तो कागज उद्योग की बात करें, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करते हैं निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो बेतवा नदी की बात करें तो राजघाट बांध जो है बेतवा नदी पर बनाया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। बॉक्साइट की सर्वाधिक उत्पादन की हम बात करें तो यह किया जाता है किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बात करते हैं निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है। तो सही नहीं की बात करें तो बड़े देशों के लिए आदर्श जो है ये सही नहीं है, बाकी जो है सभी सभी सही है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो खरीफ फसल की बात करें तो कौन सा नहीं है, तो बात करते हैं कौन सा, सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। तो सरसों हो जाता है खरीफ रबी फसल, ये रबी फसल है। सरसों हुआ, दलहन फसल हुआ और गेहूं हुआ, ये सारी कौन सा रबी फसल हो जाते हैं। अब बाकी कपास, मक्का और मूंगफली ये खरीफ फसल हो जाते हैं। अगर रबी फसल की बात करें तो यह यानी कि ठंडे मौसम में बोया जाता है रबी फसल, और बरसात के मौसम में जो खरीफ फसल की बुआई की जाती है। अब बात करते हैं भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति क्या है। तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति की बात करें, भील है। क्या है, भील जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और गोंड की बात करें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान हो जाता है। जापान की बात करें तो निप्पन का देश, सुकुमारों का देश और सूर्योदय का देश जो है जापान को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सूर्योदय जापान में ही होता है, सबसे बाद में डूबता है कहाँ पे, यूके यानी कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में डूबता है। बात करें राजस्थान राज्य की का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा खनन के लिए। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यारलुंग जांगबो नदी को भारत में हम बात करें तो यह ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार की हम बात करते हैं जो है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अब बात करें तो यहाँ पे दिया गया है 5, 25, 30 की लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अनुपात ज्ञात करें। तो ऑब्वियसली है कि आप पता सीधा सीधा दिख रहा है 5 जो इसका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करें तो HCF, तो ये 5 हो जाएगा। और इसका LCM की बात करें तो 5, 25, 30, तो ये 30 हो जाएगा LCM। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 30:1 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत में कोर उद्योग क्या है। तो भारत में कोर उद्योग की बात करते हैं विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, यानी कि आंसर की बात करें सभी सभी कोर उद्योग है। अब बात करते हैं निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर है। तो परोक्ष कर की हम बात करें निम्न में से कौन सा दो एक परोक्ष कर है, तो यह बिक्री कर और उत्पाद कर है। अब बात करते हैं कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों होते हैं। प्रत्यक्ष कर की बात करें तो बिक्री कर, तट कर, और बात करते हैं सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, ये सारी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। अब बात करते हैं भारत में औद्योगिक, अब एक क्वेश्चन और है कि GST किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष, ये कमेंट करके आप जरूर बताएं प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष। अब बात करते हैं भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है। तो यह कौन सा स्रोत नहीं है, नाबार्ड। नाबार्ड जो है ये औद्योगिक वित्त का स्रोत नहीं है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के सिफारिश पर किया गया था। बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा था। तो कीमत स्तर की हम बात करें तो यह किस पंचवर्षीय योजना के काल में समय में घटा था, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय में घटा था। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो काल कितने से कितना था, 1969 से लेकर 74 तक इसका कार्यकाल रहा था। अब बात कर लेते हैं वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है। तो नासा के साथ उड़ान भरी है कौन सी दूसरी महिला है। तो बात करते हैं जसलीन कौर और जोसन है।
याद रखना जसलीन, कौर और जोसन। बात करते हैं नेक्स्ट की, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो पीला की हम बात करते हैं तो कैरोटीन के कारण पीला होता है। और बात करते हैं सफ़ेद की, बात करते हैं केसिन के कारण जो है सफ़ेद होता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली। तो भारत में अनुमति मिली निजी कोषों की हम बात करें तो साझा कोष को तो 1993 में इसकी मंजूरी मिली है। विजन 2024 इंडिया दस्तावेज संबंधित है। तो विजन 2024 इंडिया दस्तावेज की हम बात करते हैं, यह किसी संबंधित है, आर्थिक विकास से। अब बात करते हैं जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का जो है अंश क्या होता है, तो ये भी बढ़ता जाता है। अब बात करते हैं भारत में सबसे पुराना बृहत्तम उद्योग की हम बात करें तो सबसे पुराना और बृहत्तम उद्योग की बात करें सूती वस्त्र उद्योग है। बात करते हैं टॉर्नेडो पृथ्वी की एक भयंकर आंधी है जो मुख्यतः उठती है। तो यह उठती है मुख्यतः अमेरिका में। अब बात कर लेते हैं खट्टे दूध में होता है। तो खट्टे दूध में बात करते हैं लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। तो ज्योतिबा फुले जो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। अब बात कर लेते हैं शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो यह बाबा फरीद के शिष्य थे। अब बात करते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था। तो इसकी हम बात करें तो 1956 में स्थापित हुआ था। ये भी सही है, 1956 दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। बात करते हैं भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। तो मौलिक अधिकार की हम बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 में प्रदान किए गए हैं। हम मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में वर्णन मिलता है। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 4 के क में और 51 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो लोकसभा का सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लोकतंत्र के बारे में निम्न से कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो विचार करना है तो हम बात कर लेते हैं इसका। तो इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के होने की संभावना अधिक होती है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक मत का मूल्य 1 हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर की बात करें तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी सही है। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है, यानी कि CRR का फुल फॉर्म हम बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो हो जाता है। इसकी वृद्धि से क्या होता है तो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। तो इसका आंसर राइट आंसर की बात करें तो बी हो जाएगा। अब बात करते हैं भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो भुगतान संतुलन में हम बात करते तो क्या निहित होता है, तो इसका आंसर की हम बात करते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम बात करते तो ये डी हो जाएगा। यानी कि दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, यानी कि सभी सभी इसमें शामिल होते हैं। बात करते हैं मौद्रिक नीति निर्माण भारत में कौन करता है। तो मौद्रिक नीति की निर्माण हम बात करते हैं RBI करता है, ये आपको ध्यान रखना है। RBI का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। अब बात करते हैं धान के खेत से निकलने वाली गैस की। तो धान के खेत से निकलने वाली कौन सी गैस होती है, तो मीथेन होती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो केरल में होता है। जून के प्रथम सप्ताह यानी कि 1 जून को जो है केरल में मानसून आ जाते हैं। अब मध्य जून यानी कि 15 जून तक में बिहार में भी मानसून प्रवेश कर जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे। महात्मा बुद्ध की बात करते हैं इनमें से क्या नहीं मानते थे, तो इसका आंसर की बात करते हैं ईश्वर की सभ्यता नहीं मानते थे। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल आधुनिक भारत का निर्माता भी कहलाता है। तो आधुनिक भारत की निर्माता की हम बात करें तो कौन सा गवर्नर कहलाता है, तो बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी कहलाता है, क्योंकि इसी के समय में जो है रेलवे की शुरुआत हुआ था। इसके समय में बहुत सारे ऐसे कार्य हुआ था, जो पहला डाक टिकट जारी किया गया था। बहुत सारे कार्य जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में होता। हड़प की नीति इन्होंने सबसे पहले अपनाई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही फेमस है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं।
गांधी जी ने दांडी अभियान चलाया था। गांधी जी ने दांडी अभियान की हम बात करें तो क्यों चलाया था, तो यह जो चलाया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। कब चलाया था, 12 मार्च 1930 को चलाया गया था। अब कब तक चला था, तो 6 अप्रैल को ये समाप्त कर दिया गया। तो 6 अप्रैल 1930 को ये कितना दिन चला था, 24 दिन चला था। ये भी खूब पूछे जाते हैं कि दांडी मार्च कितने दिन तक चला था, 24 दिन तक। बात करते हैं निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो बात करते हैं कंडला जो है मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ये गुजरात में स्थित है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो अंतिम व्यक्ति की बात करें तो कौन सा था, तो इसका आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर सुभद्र हो जाएगा। सुभद्र अंतिम व्यक्ति था। अब बात कर लेते हैं गौतम बुद्ध की, यानी कि महिला जो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, यानी कि इसकी चाची या मौसी कह सकते हैं। कभी चाची भी दिया जाता है, कभी मौसी भी दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। सीता की हम बात करें तो क्या तात्पर्य है मौर्य काल में, तो यह राजकीय भूमि से प्राप्त आय से संबंधित है। बात करते हैं गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में। बात करते हैं फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल उल सफा क्या था। दारुल उल सफा की हम बात करें, एक खैराती अस्पताल था। क्या था, एक खैराती अस्पताल। अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टांका जारी करने वाला, चांदी का सिक्का टाका जारी करने वाला मध्यकालीन कौन मध्यकालीन शासक था, तो कौन सा मध्यकालीन शासक था, तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने ही करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। एकता प्रथा की शुरुआत भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। खूब पूछे जाते हैं, एकता प्रथा बहुत ही फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत आया था, तो कौन आया था, तो यह जब हम बात कर रहे हैं तो यह विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के दरबार में, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं विलियम हॉकिंस जो आया था 1608 ईस्वी में आया था किसके दरबार में, तो आपको पता ही है, तो बता चुके हैं। यह जो आया था विलियम हॉकिंस जो आया था जहांगीर के दरबार में, कब आया था, 1608 ईस्वी में आया था। अब बात करते हैं समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्र तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, तो प्रथम यूरोपियन की हम बात करते हैं जो है वास्को डी गामा था। अब बात करते हैं 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात करें तो किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो हम बात करते हैं आंसर की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसी के समय 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में ही करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा, तो यह किस अधिवेशन में कहा था, तो यह बात कर लेते हैं तो कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 45वां, यानी कि इस समय जो हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 45वां अधिवेशन 1931 में 45वां अधिवेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसकी अध्यक्षता की बात करें तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। हम बात करते हैं किसने कहा था कि किसने कहा था, हम बात कर लेते हैं तिलक भारतीय अशांति के जनक है, तो किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है, तो हम बात कर लेते हैं जो कहा था बीच रोल के द्वारा कहा गया था। इसका आंसर की हम बात करें तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं माउंट बेटन योजना आधार बनी, तो माउंट बेटन योजना की हम बात करें तो यह किसकी आधार बनी थी, देश के विभाजन की। देश विभाजन की हम बात करें तो यह आधार बना था 3 जून 1947 को। कब, 3 जून 1947 को, ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था, तो ये 28 महीने चला था। बात करते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना
स्थापना से कौन संबंधित था? तो इसकी हम बात करें तो यह संबंधित था, जस्टिन बर्नार्ड संबंधित था। बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो बात करते हैं वकालत किसने की थी? तो इसका आंसर की राइट आंसर की बात करें सर टीबी सप्रू के द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग दे दिया था? तो यह हम बात करते हैं किसने त्याग दे दिया था? सर शंकर नारायण ने त्याग दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करें 13 अप्रैल कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, डेट सहित काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करते हैं किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच टाइम 3 प्रातः है, 3 बजे प्रातः है, तो उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? तो उस जगह की देशांतर रेखा की बात करें तो 45 डिग्री पूर्व होगी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई की हम बात करते हैं नलकूपों से उत्तर प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो युग्म सम्मिलित आपको करना है। हल्दिया की बात करती है उड़ीसा दिया गया, ये गलत है, उड़ीसा नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। जामनगर की बात करती है महाराष्ट्र नहीं, ये भी गलत है, तो गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बात करते हुए गुजरात हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं नुमालीगढ़ की, तो नुमालीगढ़ की हम बात करते तो ये क्या हो जाएगा? नुमालीगढ़ तो ध्यान में नहीं है, तो ये भी जो है गलत ही है। लेकिन पानानगुडी की बात करें तो ये तमिलनाडु में है, ये सही है। अब बात करते हैं निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? तो एस्चुरी की हम बात करें तो कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? तो बात करते हैं ताप्ती नदी, नर्मदा ताप्ती जो है एस्चुरी बनाती है। अब बात करते हैं भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून के आगमन की बात करें केरल में 1 जून को हो जाता है, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में ही हो जाता है, और मध्य वीक में जो है बिहार में चला आता है मानसून। अब बात कर लेते हैं आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो आयात एवं निर्यात पे लगाए जाने वाले कर की हम बात करें तो यह जो है किस जाना जाता है? सीमा शुल्क के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को बहुत ही यह वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करने का प्रयास करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। अगर इस क्लास का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप इस क्लास का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को अच्छा लगे तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हमारे हौसला को बढ़ाएं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं तो इससे भी ज़्यादा और अच्छा करने का हम प्रयास करेंगे, नए सेट के साथ और भी ज़बरदस्त तरह से तैयारी करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।